हाय गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। तो यहाँ पे हम लोग जो आज टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो होगा आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जितनी भी चीज़ों को डिफरेंट कंट्री से कॉपी करके या फिर बोरो करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया है, उन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसको एक ट्रिक के फॉर्म में से मतलब ये है कि जो उसके कीवर्ड्स होते हैं उसको हम ट्रिक के फॉर्म में याद करेंगे। तो शुरुआत करेंगे इस पर्टिकुलर क्लास की, लेकिन उसके साथ में क्लास के लिंक को एक बारी से लाइक और शेयर मार दीजिएगा सो दैट रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट कैन ऑल्सो ज्वाइन द क्लास ये वाला रिकॉर्डेड होता है, आप सभी को मालूम है, उसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है। बस एक काम कर लीजिएगा क्या कि यहाँ पे जो आपको कीवर्ड्स बताए जाए ना उसको लिख ज़रूर लेना, क्योंकि आजकल आप देख रहे हो पेपर के अंदर बहुत सारा कीवर्ड पूछा जाता है, बहुत सारे स्टैटिक फैक्ट पूछे जा रहे हैं। कोर कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं आ रहा है, सिर्फ फैक्ट आपसे पूछे जा रहे हैं। तो बी प्रिपेयर्ड विद इट। तो उम्मीद करेंगे कि आप लोगों ने सेशन के लिंक को शेयर कर दिया होगा। आइए ज़रा शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आपका लूसेंट का जो रिवीजन है वो डे 1 से स्टार्ट हो चुका है। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, क्लास नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। अगले हफ्ते में दैट मीन्स बिफोर दिवाली 31 को सैटरडे है ना, 31 तक आपका ये पूरी सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी। फिर आफ्टर दिवाली हम लोग सुबह की क्लास में कुछ और स्टार्ट कर देंगे, वो देखा जाएगा कि तब कौन सा टॉपिक आएगा। तो इसको मिस मत करो, यूट्यूब पे रहता है। इसके अलावा इस वेडनेसडे को आपके लिए स्पेशल जो क्लास होने वाला है वो क्लास क्या है, ये है आपका स्पोर्ट्स का सेक्शन। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि स्पोर्ट्स जो आपको कराया जाएगा करेंट अफेयर्स में वो आपका 2019 से 2020 तक का होगा। अब आप यहाँ पे ये बात समझ सकते हो, चाहे आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका स्टेट पीएससी हो, चाहे आपका लाइक यूपी पुलिस का जो पेपर है या अभी जो जेडी का पेपर होगा, ग्रुप डी का पेपर होगा, वहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। स्पोर्ट्स का सेक्शन हमेशा आपसे पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वाले क्लास का लिंक लगा हुआ है, आगे लिखा होगा वेडनेसडे क्लास, आप उसके ऊपर क्लिक करके अभी से एनरोल कर लीजिएगा सो दैट आप इजीली उस क्लास को ज्वाइन कर पाओगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट पे, और हाँ ध्यान रखना वेडनेसडे को सुबह कितने बजे, 10:30 बजे क्लास रहेगा। अनअकैडमी ऐप पे क्लास होगा, ये यूट्यूब पे नहीं होगा, अनअकैडमी ऐप पे होगा। नेक्स्ट है आपका करंट अफेयर्स लाइव। जो बच्चे यहाँ पे करंट अफेयर्स को भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है 2018-2019 का करंट आ रहा है तो हमें वही पढ़ना है, बट ये मत भूल जाओ कि आगे भी पेपर देने तब यही वाला करंट अफेयर्स आएगा। तो जितना ज़्यादा आप करंट अफेयर्स को भी मिस करते जाओगे उतना ज़्यादा वो बर्डन आपके लिए बनता जाएगा। तो आइए ज़रा शुरुआत करते हैं सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उम्मीद करेंगे कि आपको यहाँ पे जो कीवर्ड्स आएंगे उनके मतलब पता होंगे। जहाँ पे मुझे लगेगा कि हाँ ज़रूरत है मतलब बताने की, डेफिनेटली आई विल। चलो अच्छा, पहली कंट्री जो है वो है ऑस्ट्रेलिया, राइट। हम पूछते जाएंगे, जवाब देते जाना, और ये मत सोचना कि मैम देखेंगे नहीं, मैम तो डेफिनेटली देखती हैं आप लोगों के कमेंट्स, तो ऐसी गलत फहमी में मत रहिएगा। वेल, ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखो 3 बातें हैं जो हमें याद रखनी है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या करी गई हैं, बोरो करी गई हैं। सबसे पहला है समवर्ती सूची, जिसे हम कहते हैं कंकरेंट लिस्ट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टोटल 3 लिस्ट आती हैं, जिसमें यूनियन और स्टेट जो है ये हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में दी गई है। लेकिन समवर्ती सूची जो है इसको अलग से जोड़ा गया है, और ये कहाँ से आई है, ऑस्ट्रेलिया से आई है। दूसरा पॉइंट समझिएगा, ट्रेड और कॉमर्स, यानी कि अलग अलग राज्यों के बीच में आप देखते हो, जैसे कि जब हम जीएसटी कहते हैं तो जीएसटी के अंदर आपको पता है कितने तरीके का होता है, ये जो टैक्सेस हैं कितने टाइप के हैं, कमेंट बॉक्स में लिखो। तो जब स्टेट के बीच में जो आपके इंटरचेंज होते हैं या जो ट्रेड किया जाता है उसको इस कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। तीसरा लिखा हुआ है ज्वाइंट सिटिंग। ज्वाइंट सिटिंग को हम क्या कहते हैं, संयुक्त बैठक कहते हैं। ये कौन से आर्टिकल में है, तो दिस इज आर्टिकल नंबर 108। अब ये 3 बातें हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑस्ट्रेलिया से बोरो करी गई हैं। लेकिन इससे पहले एक और सवाल आपसे पेपर में पूछा जाता है। वो सवाल ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन सा वाला एक ऐसा एक्ट था जिसको ब्रिटिशर्स के द्वारा लाया गया था एंड मैक्सिमम चीज़ों को उसी पर्टिकुलर एक्ट से कॉपी करके लिखा गया है, तो ये वाला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हमने ये तीनों बातें तो देख ली जिसको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अब हम ज़रा जानते हैं इसकी ट्रिक क्या है। कीवर्ड्स की ट्रिक हमें याद करनी है, ध्यान दीजिएगा। ओके, मैं विश्व कप क्रिकेट में हमेशा सूची में प्रथम स्थान पर रहा हूँ। हमेशा सूची में
प्रथम स्थान पर रहा हूँ। आप सभी लोग जानते हैं ऑस्ट्रेलिया की जब बात आती है तो वर्ल्ड कप के अंदर आप जानते हो कि इन्होंने कई बार चैंपियनशिप जीती हुई है। यूजुअली अगर आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया रैंकिंग में भी ऊपर ही रहता है। तो यहाँ पे देखो हमें क्या याद रखना है, क्या लिखा हुआ है, विश्व कप क्रिकेट में हमेशा सूची में नंबर 1 पे रहा हूँ। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है, क्या, सूची में और नंबर 1। मैम इससे याद क्या करना है, इससे याद आपको करना है कंकरेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची। और यहाँ पे जो दूसरा लिखा हुआ है दैट इज़ 1 से आपको याद रखना है आर्टिकल नंबर 108। ये क्या कहता है, ये कहता है ज्वाइंट सिटिंग। और ये दोनों ही जो है वो आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। आई होप कि आपको याद हो गया होगा। हाँ, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हो सकते हैं जिनको पहले से ही याद होगा, तो अगर याद है तो वेल एंड गुड, तो एक्स्ट्रा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर याद नहीं है तो उस केस में आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। अगला सुनिएगा, कनाडा, है ना, कनाडा या कनाडा क्या चाहते हो, क्या बोलें। देखिए कनाडा की जब बात करेंगे तो सबसे पहली चीज़ है फेडरलिज्म। ठीक है, फेडरलिज्म का मतलब होता है कि शक्तियों का विभाजन होता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में, इसे हम कहते हैं फेडरल मॉडल। ओके, दूसरा लिखा हुआ है रेजिडुअरी पावर। रेजिडुअरी पावर का मतलब होता है कि जो संसद के पास में शक्तियाँ होती हैं किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बनाने की, वो आपको रेजिडुअरी पावर के रूप में देखने को मिलती है। कई बार ऐसा होता है, कुछ ऐसे विषय होते हैं जिनके ऊपर कानून कोई भी बना सकता है, तो हमेशा सुपीरियर बॉडी कौन होती है, पार्लियामेंट होती है। अगला, स्टेट के अंदर जो गवर्नर होता है उसका अपॉइंटमेंट सेंटर करेगी। ये भी कहाँ से आया, कनाडा से आया। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट। अगर कोई भी सलाह चाहती है, एडवाइजरी चाहती है, तो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन भी अगर आप देखोगे तो आपको कहाँ मिलेगा, कनाडा से लिया गया है। 4 बातें कनाडा से हमारे देश में आई हैं। चलिए ठीक है, हाँ जी, कैसे याद करना है, तुम लोग को जो करना है करो। मैं एक शक्तिशाली देश में हूँ तो क्या करूँगा मैं, अगर मैं एक शक्तिशाली देश के अंदर हूँ तो मैं क्या करूँगा, शक्ति का बंटवारा करके अपनी सुरक्षा कर लूँगा। शक्ति का बंटवारा यानी कि फेडरल सिस्टम। ठीक है, मैं एक बड़े देश में हूँ। बड़े देश से मतलब ये हो गया कि हमारा जो देश है, हमारी जो कंट्री है, यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरी दुनिया का सबसे लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो मेन कॉन्सेप्ट लिया गया है कनाडा से, वो क्या है, फेडरल सिस्टम है, यानी कि शक्तियों का विभाजन जो है वो यहाँ से लिया गया है। ओके, सुरक्षा कर लूँगा। हमारे देश के अंदर जो सुप्रीम बॉडी है जिसको कहा जाता है गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, वो कौन है, सुप्रीम कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मेंशन किया गया है सुरक्षा कर लूँगा। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि राज्यों का ये जो पावर होती है या फिर शक्तियों का जो विभाजन होता है वो कनाडा से लिया गया है। आप चाहो तो इसको ऐसे याद करो, चाहो तो आप डायरेक्टली याद कर लो, इट्स अप टू यू, आपके ऊपर है ये। अगला सुनिएगा, आयरलैंड। आयरलैंड का सबसे कोर पॉइंट जो है वो क्या है, डीपीएसपी। कमेंट बॉक्स में छापो डीपीएसपी कौन से आर्टिकल से शुरू होता है और कौन से आर्टिकल पे ख़त्म होता है। कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर करके बताइए। आई होप आंसर आ गया होगा। आर्टिकल नंबर 36 से लेके 51 के बीच में आपको डीपीएसपी मिलता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। पार्ट नंबर 4 के अंदर ही आता है। अब आप बोलोगे कि मैम ये तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा और क्या है। राज्यसभा के अंदर जो 12 लोगों को नॉमिनेट किया जाता है वो कॉन्सेप्ट भी आपको यहीं से मिलेगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है राष्ट्रपति के लिए जो चुनाव का पूरा प्रोसेस होता है, आर्टिकल नंबर 54 एंड 55, ये भी कहाँ से आया है, ये भी आयरलैंड से आया है। अच्छा, आयरलैंड ने इस कॉन्सेप्ट को कहाँ से लिया है, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। पॉइंट, अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसके मतलब सवाल मैंने पूछा और आप आंसर नहीं कर पा रहे हो, नया नया ऐसा है, इसका मतलब ये है कि आप रेस में बहुत पीछे नहीं, आप रेस से पूरी तरीके से बाहर हो, समझ गए। तो प्लीज़ कोशिश किया करिए कि मेरे जितने क्लासेस हो रहे हैं उनको प्रॉपरली अटेंड करो। और अगर आप बिल्कुल नए नए हो, आपने तैयारी अभी शुरू करी है, तो आप पेड बैचेस में भी ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज़ अप टू यू कि आप कैसे पढ़ना चाहते हो। ओके, 3 चीज़ें हैं, फाइन। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। अरे यार, हमने तो सोचा था यहाँ पे लिखवा देते हैं, अरे यार तुम भी समोसा खाओ और हम भी जलेबी खाएं, लेकिन छोड़ो, मैंने कहा बन नहीं रही है कुछ। हाँ जी, अरे यार तुम लोगों की नीति निर्देश तो मेरे कुछ समझ में ही नहीं आ रहे हैं। देखो यार, कुछ ऐसी ट्रिक होती हैं जो कहीं ना कहीं से हमको लेनी पड़ती है ना, कहीं ना कहीं बनाई होगी किसी ने, तो वहाँ से लेनी पड़ती हैं ट्रिक्स। कुछ ऐसी होती हैं जो हम खुद से क्रिएट करते हैं। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको ग्रैंड स्लैम में सारी ट्रिक क्रिएट करके बताई थी, तो यहाँ पे हो सकता है कि ये कुछ ट्रिक्स आपको कहीं पे और भी मिल जाए। फाइन,
क्योंकि मेरा काम ये था कि कलेक्ट करके लेके आना है बेस्ट टू बेस्ट जो आपको प्रोवाइड हो सकता है। ओके, अरे यार तुम लोगों के नीति निर्देश तो मेरे समझ में ही नहीं आते। तो नीति निर्देश इट इज़ अ पॉलिसी। क्या है ये? पॉलिसी है। नीति निर्देश के अंदर जितनी भी पॉलिसीज़ आती हैं इन सबको बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? स्टेट गवर्नमेंट की होती है। और स्टेट गवर्नमेंट से ये ध्यान रखिएगा कि राज्य सरकारों की जो ये जिम्मेदारी है कि वो क्या करेंगे, अलग अलग क्या बनाएंगे, पॉलिसीज़ बनाएंगे, एक्ट बनाएंगे। तो ये स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा? एक वेलफेयर राज्य की स्थापना करेगा। तो वेलफेयर स्टेट बनाने की जिम्मेदारी कहाँ से आई है? आयरलैंड से आई है, दैट इज़ DPSP। तो नीति निर्देश यहाँ का की पॉइंट है, की फैक्ट है, क्योंकि बाकी तो नॉमिनेशन वगैरह यूजुअली पेपर में बहुत रेयर केस में आता है, बट ये ज़रूर पूछ लेता है। ठीक है, आयरलैंड ने इस कॉन्सेप्ट को कहाँ से कॉपी किया था? तो आयरलैंड ने इस कॉन्सेप्ट को स्पेन से कॉपी किया हुआ है। अगले सवाल पे आइएगा, क्या बनेगा यहाँ से? USSR आज के टाइम पे आप देखो तो रशिया के नाम से जानते हो। जब हम USSR बोलते हैं यानी कि सोवियत संघ की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ से फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लिया गया है। हमारे कर्तव्य क्या हैं वो हमारे लिए ज़्यादा मैटर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ध्यान से सुनना, फंडामेंटल ड्यूटीज़ USSR से। और आपने पढ़ा है, क्योंकि मैंने पढ़ाया है तो हम तो यही उम्मीद करेंगे कि आपने पढ़ा है। मैंने आपको पढ़ाया था रशियन रिवॉल्यूशन, वहाँ पे मैंने आपको कुछ शब्द बताए थे जैसे कि सोशलिस्ट, इकोनॉमी, पॉलिटिकल, आइडिया ऑफ जस्टिस। ये सारे शब्द जो हैं इनको प्रियम्बल के अंदर भी जोड़ा गया है। तो आपके लिए जो यहाँ से की पॉइंट है वो है फंडामेंटल ड्यूटीज़। ये आपको यहाँ से याद रखना है। फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो पार्ट नंबर 4A के अंदर दी गई है। आर्टिकल नंबर 51A के अंदर मौलिक कर्तव्य आते हैं। सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं सॉल्व हो रहे हैं? मज़ा आ रहा हो तो एक बार से कमेंट बॉक्स में थम अप करते हुए चले जाना, क्योंकि ये सब चीज़ें मुझे लग रहा था कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखो क्या है भैया, भारत मेरा दोस्त है और उसकी मदद करना हमारा मूल कर्तव्य है। समझ गए? भारत क्या है? हमारा दोस्त है और इसका यहाँ पे सपोर्ट करना हमारा कर्तव्य है। भैया सपोर्ट के चक्करी में बेचारा जो टर्की है वो उठा के ग्रे लिस्ट के अंदर डाल दिया गया। आपने देखा होगा, मैंने अभी आई थिंक कल या परसों में आपको पढ़ाया था, पाकिस्तान जो है वो FATF की लिस्ट के अंदर अभी भी कौन सी कैटेगरी में? ग्रे लिस्ट में। और मैंने आपको बताया था कि चाइना, टर्की, मलेशिया ये 3 देश हैं जिनकी वजह से ये हर बार बच जाता है। तो भैया FATF ने कहा ठीक है भाई, बहुत बच रहे हो ना, मलेशिया को उठाया और ऐसे उठा के FATF की ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है। खैर सॉरी, मलेशिया कह रहे हैं, टर्की को उठा के ऐसे इन्होंने ग्रे लिस्ट में डाल दिया है। ओके चलिए कोई ना। तो हमारा यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट क्या आया? मूल कर्तव्य आया, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो कहाँ से ली गई हैं? वो ली गई हैं कहाँ से? रशिया से। और आप ये बात जानते हैं कि जो रशिया है वो इंडिया का बहुत ही ज़्यादा अच्छा वाला दोस्त है। ये आज की बात नहीं है, ये पूरा हिस्टोरिक एक रिलेशन है जो इंडिया और रशिया के बीच में आपको मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ पे बेस्ट फ्रेंड वाला जो टर्म है, जो शब्द है, उसका इस्तेमाल किया गया। अगला आया UK। अब UK का मतलब उत्तराखंड नहीं है, ये UK जो है इसका मतलब है क्या? यूनाइटेड किंगडम। अच्छा, क्या लिखा हुआ है? पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट, बिल्कुल सही है। आज सुबह तुमको पढ़ाए थे रूल ऑफ लॉ, याद आया? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करो। रूल ऑफ लॉ वाला जो इंडेक्स आया उसमें इंडिया की रैंकिंग कितनी है? अभी देखो कितनों की नैया जो है वो डूबती है। क्लास में ही नहीं आते हैं ना, प्रॉब्लम तो यही है कि सुबह का क्लास ही नहीं करते हैं। ज़रूरत ही नहीं है हमको, क्योंकि हमको सब आता है, वरना इधर उधर कहीं से पढ़ के चले आएंगे वन लाइनर में, हमको सब आता है और बस भूल जाते हैं कि सवाल कहाँ से बनते हैं। ठीक है, तो हर बार कहते हैं कभी भी क्लास करो, चाहे फॉरवर्ड करके देखो, कैसे भी देखो, बट यू हैव टू वॉच द क्लास। ठीक है, चलिए, तो रूल ऑफ लॉ है, इसके बाद में सिंगल सिटीजनशिप है, नागरिकता, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आता है आपका डुअल हाउस, यानी कि बायकैमरलिज्म, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आए हैं? UK से आए हैं हमारे संविधान के अंदर। ओके देखो इसमें क्या है, पूरे देश पे मेरा कब्जा था, समझ गए? तो पूरे देश पे मेरा कब्जा मतलब क्या हो गया? ब्रिटेन हो गया, क्योंकि ब्रिटेन की जो कॉलोनीज थी वो पूरे की पूरी दुनिया के अंदर हर जगह पे थी। ओके, इसलिए संसद निर्माण हम अकेले करेंगे। इसलिए क्या करेंगे? संसद निर्माण हम अकेले करेंगे। अब सुनो, पार्लियामेंट अगर यहाँ पे बनाई जा रही है तो कोई भी लॉ बनेगा, पार्लियामेंट बनाएगी, कोई भी चेंजेस करेगी, पार्लियामेंट करेगी। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि पूरा का पूरा जो पार्लियामेंट्री प्रोसेस है वो किसके साथ में जुड़ा हुआ है? ब्रिटेन के साथ में जुड़ा हुआ है, क्योंकि ब्रिटेन क्या था? ब्रिटेन ने पूरी दुनिया को अपनी एक कॉलोनी बना के रखा हुआ था। ओके, नेक्स्ट पे आइए, USA। अब देखो USA से हमारा जो की पॉइंट निकल के आएगा वो है फंडामेंटल राइट्स, उसके बाद है जुडिशियल रिव्यू, और बाकी जो है
वो तो हमें ऐसे ही याद रहते हैं, इसके लिए तो आप याद करते ही हो, रट्टा मारते ही हो। महाभियोग की प्रक्रिया, इम्पीचमेंट प्रोसेस के लिए आर्टिकल नंबर 61 हमेशा हम लोग रटते रहते हैं। उसी तरीके से रिमूवल ऑफ दी हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस, इनके लिए भी आर्टिकल हमेशा हम लोग रट्टा मार ही लेते हैं। अगला है पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये भी हम रट्टा मारते हैं। बचा क्या, सिर्फ 2 बचे हुए हैं, फंडामेंटल राइट्स एंड जुडिशियल रिव्यू। अच्छा, आइए इनके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए जो ट्रिक बनेगी वो है, नहीं मेरे पास संयुक्त राष्ट्र संघ है, समझ रहे हो। अब वो मत करने लगा, मेरे पास तो माँ है, मेरे पास तो वाला डायलॉग जो नहीं है, बस वो डायलॉग नहीं मानना है आपको यहाँ पे। नहीं मेरे पास संयुक्त राष्ट्र संघ है। अच्छा, इस लाइन से क्या समझ रहे हो, इस लाइन को यहाँ पे इसलिए लिखा गया है क्योंकि जो यूएसए है, जब हम यूएन की बात करते हैं तो यूएन के अंदर 5 परमानेंट मेंबर्स आते हैं, जिसमें से पावर तो 5 के पास में होती है, वीटो पावर सबके पास में होती है, बट फिर भी यूएसए अपने आप को बिग ब्रदर समझता है। जैसे कि जब हम सार्क कहते हैं तो सार्क के अंदर बिग ब्रदर कौन है, इंडिया है। उसी तरीके से ये भी अपने आप को क्या करता है, बिग ब्रदर समझता है। इसीलिए लोगों का न्याय से क्या हो गया, जुडिशियल रिव्यू। इसीलिए लोगों का न्याय और स्वतंत्रता दिलाना मेरा अधिकार है, और स्वतंत्रता दिलाना मेरा अधिकार है। स्वतंत्रता कैसे दिलाई जाएगी, जब आपको मौलिक अधिकार दिए जाएंगे। आपके अगर मौलिक अधिकार आपको नहीं मिले तो आप क्या करोगे, न्याय मांगोगे। न्याय मांगने के लिए क्या करोगे, सुप्रीम कोर्ट में जाओगे। सुप्रीम कोर्ट में जाओगे तो वहाँ पे जुडिशियल रिव्यू होगा, और जुडिशियल रिव्यू होगा तो ये कहाँ से आया है, अमेरिका से आया है। ठीक है, अगर ऐसे ही याद है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्लीज़ ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है दिमाग पे कि ओ शिट अब ये ट्रिक कैसे याद होगी। अगर याद है वेल एंड गुड। ओके, अगला सुनिएगा, जर्मनी, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी। पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि जर्मनी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे विमर कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, फंडामेंटल राइट्स में 2 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल नंबर 20 और 21। ये 2 ऐसे आर्टिकल्स हैं जिसको कभी भी आपसे लिया नहीं जाता, चाहे इमरजेंसी हो चाहे इमरजेंसी ना हो, डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब भी यहाँ पे इमरजेंसी लगेगी तो हमेशा फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं, जिसमें से आर्टिकल नंबर 19 सबसे पहले हटता है। ओके, तरीका क्या है, तुम लोग हमें विश्व युद्ध में हराए हो, इसलिए पहले मैं आपातकाल घोषित करूँगा। याद आया, जर्मनी, हिटलर, याद आ गया होगा आई होप। तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है हिटलर के बारे में, जर्मनी के बारे में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि जब वर्ल्ड वॉर होती है ना, तो वर्ल्ड वॉर में यही होते हैं सबसे पहले हारते हैं और इनको कह देता भाई तुम किनारे चलो। उसके बाद में क्या होता है, बाकी कंट्रीज़ का यूनिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही कह रहा है कि तुमने विश्व युद्ध में हमें पहले हराया था, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर हमको पहले हराए हो तो आपातकाल भी घोषित कौन करेगा, हम करेंगे। यानी कि इमरजेंसी के लिए यहाँ पर जर्मनी जो है वो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मान रहा है। तो बस आपको यही याद रखना है, इमरजेंसी के लिए टोटल आपको 3 आर्टिकल मिलते हैं। भैया याद रख लियो, पता है पेपर में सवाल जब बनते हैं ना फिर बत्ती गुल हो जाती है अगर आंसर नहीं आ रहा होता है। हाँ जी, साउथ अफ्रीका, गाना नहीं गाना है, वो वाला वाका वाका वाला गाना नहीं गाना है, फुटबॉल नहीं चल रहा है यहाँ पे। प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे देश का जो संविधान है उसके अंदर जो भी चेंजेस किए जाते हैं आर्टिकल नंबर 368 के अंदर, वो सारे के सारे चेंजेस का जो कॉन्सेप्ट है, जो क्राइटेरिया है, वो हमने कहाँ से लिया है, साउथ अफ्रीका से लिया है। अगला, इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ द राज्यसभा। पहली चीज़ तो ये, इनका जो इलेक्शन होता है वो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है। तो ये मेंबर्स कहाँ से आते हैं, ये एमएलए के द्वारा चुने जाते हैं। अच्छा, तो मैम इसको याद कैसे करना है, देखो यार तरीका तो सिंपल है, अगर वैसे ही कर लो तो अच्छी बात है। नहीं याद हो रहा है तो यहाँ पर आपके सामने क्या लिखी हुई है, एक कहानी लिखी हुई है। पर मैं इतना अच्छा खेलने के बाद भी आजकल सेमीफाइनल तक नहीं पहुँच पाया, शायद हमें अपने खेल में कुछ संशोधन करने की ज़रूरत है। अच्छा, साउथ अफ्रीका की बात करोगे तो आपने रवाड़ा का नाम सुना होगा, डेल स्टेन का नाम सुना होगा, डू प्लेसी का नाम सुना होगा, एबी डिविलियर्स का नाम सुना होगा। तुम भी सोच रहे होगे मैम आप क्रिकेट देखते हो क्या, ये चारों के नाम आपको कैसे पता। यार वंस अपॉन अ टाइम इन हिस्ट्री हम भी बहुत मैच देखा करते थे। हाँ, अब समय नहीं मिलता है, अब टाइम नहीं मिलता है, तो
तो यहाँ पर क्या है, इन्होंने बोला कि साउथ अफ्रीका जो है वो कई बार अच्छा परफॉर्म करते हुए भी कभी भी बेचारा सेमीफाइनल्स तक पहुँचा नहीं है। कभी भी आप आईसीसी उठा के देख लो तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि बेचारे कभी सेमीफाइनल्स तक नहीं पहुँचे, यानी कि साउथ अफ्रीका। और इसीलिए ज़रूरत है कि हमें क्या करना है, अपने जो पूरा खेल का तरीका है उसमें क्या करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा, चेंजेस करने पड़ेंगे। एंड ये जो चेंजेस का क्राइटेरिया है इसी को हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कहते हैं। संविधान के अंदर आर्टिकल नंबर 368 दिया गया, ठीक है। अगला आ जाओ फ्रांस। यार इसके लिए ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, सच्चाई से बताएं, इसके लिए ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आपने वर्ल्ड वॉर पढ़ी हुई है तो आपको इस पर्टिकुलर कंट्री के साथ में कोई ट्रिक की नीड नहीं है। आप कहोगे मैम फिर भी बताइए, हाँ बताते हैं ना। रिपब्लिक, आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी इन द प्रीएम्बल। तो भैया ये जो कुछ शब्द आप देख रहे हो, इन सारे शब्दों को लिखा गया है कहाँ पर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रस्तावना है, जो प्रीएम्बल है उसके अंदर। प्रस्तावना को कहा जाता है सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन अगर पूछा जाए सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बी आर अम्बेडकर जी ने किस चीज़ को बोला है, तो आर्टिकल नंबर 32 को बोला गया है। मैं तो पहले से ही गणतंत्र वाला देश हूँ, ये तो तुम सब जानते ही हो। मैंने क्या बोला, अगर आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा हुआ है तो आपको इन शब्दों को रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही पता चल जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले इन शब्दों का जो प्रयोग है वो यहीं पर हुआ था, ठीक है, फ्रांस के अंदर, राइट। चलो जापान आ जाए, आई थिंक ये लास्ट होगा। प्रोसीजर फॉर द एस्टैब्लिशमेंट बाय द लॉ, जो एक पूरा प्रोसेस होता है कि किस तरीके से हमें क्या करना है, लॉ की फॉर्मेशन करनी है, वो आया है कहाँ से, जापान से। तो ये कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज़ थी जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए था। कैसे आप उनको याद कर सकते हो, तरीका भी बता दिया। हो सकता है आपको नॉर्मली याद हो तो आप नॉर्मली भी याद कर सकते हो, दिस इज़ अप टू यू। कहाँ से क्या लिया गया वो मैंने आपको बता दिया। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो हाउ वाज द सेशन, एक बार से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ट्रिक वाली क्लासेस और चाहिए हों तो बता देना, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि और क्लासेस ढूंढने जाएं, ठीक है। इसके अलावा रिपोर्ट एंड विन का सेक्शन आपके लिए दोबारा से स्टार्ट हो चुका है, जहाँ पे रिपोर्ट करके आप यहाँ पे चीज़ों को जीत सकते हो। इसके अलावा अगर आपने यहाँ पे बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो आपका पेड बैच जो है ये 20 तारीख से शुरू हो चुका है, सफलता बैच। और सफलता बैच जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको यहाँ पे एसएससी जेडी की टेस्ट सीरीज़ भी साथ में मिल जाएगी। ये बैचेस जो हैं ये आप कितने पे अवेल कर सकते हो, यानी कि आपको कितना अमाउंट पे करना है। तो ये जो बैचेस हैं, अगर आप यहाँ पे कृति 10 कोड यूज़ कर रहे हो तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको 293 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से देना है। कब तक आपको ये पेमेंट देना पड़ेगा, तो आपके पास में 32 मंथ्स का टाइम होगा। इतने समय तक आप आराम से इतना पेमेंट करके अपना पूरा का पूरा जो अमाउंट है दैट इज़ 5020 इसको पे कर पाओगे। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी है, एनडीए है, सीडीएस है, लाइक लेखपाल है, आरओ है, एआरओ, एनी एग्जामिनेशन जहाँ पे ये चारों सब्जेक्ट्स आते हैं, यू कैन ज्वाइन दिस बैच। अभी इसमें मैंने जस्ट स्टार्ट करी है ज्योग्राफी। इसके अलावा आपका स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, ये संडे को होगा। ध्यान रखना दोपहर में 12 बजे टेस्ट होगा, जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, स्कॉलरशिप को जीत सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पेड क्लास का लिंक, स्पेशल अनअकैडमी के क्लास का लिंक और ये जो टेस्ट होता है इसका लिंक मेंशन है। कोड कृति 10 होगा, कहीं पे भी कोई भी कोड पूछे मेंशन कर देना, नहीं बिग बाज़ार में ना करना। पता चला बिग बाज़ार में जाके यूज़ कर रहे हैं कोड कृति 10। मैम ये वाला कोड ट्राई कर रहे थे बट ये हुआ नहीं मैम, ऐसा क्यों? बेटा यहाँ क्लासेस की बात हो रही है और पेड बैचेस की बात हो रही है कि अगर कहीं पे भी कोई कोड कभी पूछ ले तो यू कैन यूज़ दिस कोड, ओके। चलिए तो मिलते हैं आप लोगों से सुबह। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। सेशन को एक बार से लाइक एंड शेयर करिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।